अब देखिए, इसके बाद सीधे हम पढ़ेंगे जो इसका चैप्टर सेकंड है, जो स्टार्ट होता है रूल नंबर 7 से। कल हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था कि राजस्थान सर्विस रूल्स कहाँ से, किस संविधान के किस आर्टिकल की शक्ति से, किसके द्वारा जारी किए गए। तो कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल 309। किसने जारी किया? राजप्रमुख। कब जारी हुआ? 23 मार्च 1951। और कब से एप्लीकेबल हुआ? 1 अप्रैल 1951 से। तो वो पहला हमारा एक जानकारी हो गई, जो हमारा एक इसका जो शॉर्ट नेम है राजस्थान सर्विस रूल्स, कब से ये हुआ, किस तरह से गजट नोटिफिकेशन निकला, देन किन किन लोगों पे ये एप्लीकेबल है और किन लोगों पे एप्लीकेबल नहीं है। तो हमने कहा था कि कुछ सर्टेन ऐसे ऑफिशियल्स हैं जो राजस्थान सरकार में काम तो करते हैं लेकिन उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। जैसे जो डेपुटेशन से अदर गवर्नमेंट से हमारे यहाँ आते हैं उन पे एप्लीकेबल नहीं है, हाई कोर्ट के जजेस पे एप्लीकेबल नहीं है, हाई कोर्ट के ऑफिशियल्स, क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट आर्टिकल के अंतर्गत नियम बनाए जाते हैं। ये अलग बात है कि बाद में उसी में मई 1951 में राजस्थान सरकार ने ये कहा कि इन लोगों पे भी आरएसआर हम उस आर्टिकल में 309 में नहीं, उस आर्टिकल में आरएसआर को ही उन्होंने ऑप्ट कर लिया, लेकिन एप्लीकेबिलिटी में 309 एग्जैक्टली उन लोगों पे एप्लीकेबल नहीं है, उनका आर्टिकल डिफरेंट है। उसके बाद में आरपीएससी के चेयरमैन मेंबर पे लागू नहीं है और ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारियों पे लागू नहीं है, आरजेएस पे लागू नहीं है, कंटिजेंसी से जिनको पेमेंट मिलता है उनके ऊपर लागू नहीं है, वर्क चार्ज एम्प्लॉइज पे लागू नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज पे लागू नहीं है। ये हम लोगों ने एक वो सिनेरियो देखा कि किन किन लोगों पे राजस्थान सर्विस रूल्स लागू नहीं हैं। अब यहां से स्टार्ट होता है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि राजस्थान सर्विस रूल्स बोलो या जीएफएनडीआर बोलो, दोनों में ही इसका पूरा फाइनेंशियल कंट्रोल किसके पास है? कौन सा ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है जो इसके रूल्स फ्रेम करता है, गवर्नर से उसका अनुमोदन लेता है, अप्रूवल लेता है, उसको जारी करता है, हमें कोई कंफ्यूजन हो तो क्लेरिफिकेशन देता है? वो कौन सा डिपार्टमेंट है? फाइनेंस डिपार्टमेंट। और आप लोग भी सब जिसकी तैयारी कर रहे हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आने वाली किसी एक पोस्ट की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि आप इन रूल्स के जानकार हो और आपको ये रूल्स के बारे में जो भी सरकार के सिस्टम में जब भी कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन आए या सर्विस का मैटर आए तो आपकी ओपिनियन इसलिए ली जाएगी क्योंकि आप रूल्स के ज्ञाता बनोगे। क्योंकि सरकारी सिस्टम में जो अकाउंट्स पर्सोनेल होते हैं बेसिकली वो अकाउंट मेंटेन करने का काम नहीं करते हैं, उनका बेसिक रोल जो होता है वो होता है एज ए एडवाइजर, सलाह देने का काम होता है। तो इसका जहाँ से सिलेबस स्टार्ट होता है वो है सेकंड चैप्टर से। और मैंने बताया था कि इसमें कितनी परिभाषाएं, कितनी है? कल बताया था मैंने आपको, टोटल 40 परिभाषाएं। लेकिन परिभाषाएं इस तरीके से सीक्वेंस में है कि वो बिल्कुल सीक्वेंस में अल्फ़ाबेट की तरह आपको यहाँ पर मिलेगी कि किस तरीके से अल्फ़ाबेट वाइज उनको यहाँ पर सीक्वेंस में लिया हुआ है। तो एक एक परिभाषा को हम समझने की कोशिश करते हैं। उसके बारे में 2 परिभाषाएं बिल्कुल मिलती जुलती होगी, हम उनका कंपेयर करके देखेंगे कि इसमें क्या अंतर है और इसमें क्या अंतर है। ऐसी बहुत सारी चीजें आएगी जिसमें हमें कंफ्यूजन होगा, कहीं हम सुनते हैं तो लोगों से पूछेंगे तो हो सकता है वो हमें कंफ्यूज कर दे, तो हम यहाँ उनका डिफरेंशिएट करेंगे, पढ़ेंगे वहीं, लिखेंगे वहीं जहाँ जरूरत होगी, लेकिन डायग्राम से हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी डायग्राम बनाना अपने रफ कॉपी में। तो सबसे पहले जो परिभाषा है रूल नंबर 7(1), और वो परिभाषा क्या है? एज। कितनी सिंपल परिभाषा है, लेकिन पहली परिभाषा में ही कुछ पेच है। एज से क्या मीनिंग है इसका? बेसिकली अगर हम सर्विस में देखें तो एज का क्या मीनिंग है? कब जरूरत पड़ती है हमें एज की?
ज्वाइनिंग के समय और रिटायरमेंट के समय। मतलब बिल्कुल सही आपने कहा कि एक व्यक्ति की एंट्री या एग्जिट उसका बिल्कुल समय निर्धारित है, मतलब एक मिनिमम टाइम तो निर्धारित है। जैसे आप इस एग्जाम को दोगे तो एक पर्टिकुलर डेट लिखी होगी फॉर्म में कि इस तारीख को कितने साल का हो जाना चाहिए, 21 ईयर्स का हो जाना चाहिए, 21 साल का हो जाना चाहिए। यदि इस साल वैकेंसी निकलती है, अभी निकलती है मान लीजिए वैकेंसी, तो अगली साल की 1 जनवरी को 21 साल का हो जाना चाहिए। तो ये आपकी एंट्री एज होगी कि अब जब आप इसमें एंटर करोगे तो उस समय आपकी एज क्या है। और एक पर्टिकुलर डे आपकी लाइफ में सर्विस करते करते प्रत्येक एम्प्लॉय की लाइफ में आएगा जिस दिन वो व्यक्ति सरकारी सिस्टम से उसको आउट होना ही होना पड़ेगा। वो क्या होगा, रिटायरमेंट होगा उसका। एक निश्चित दिन है, पहले से डिटरमाइन है, समय के साथ बदल सकता है। जैसे अभी 60 ईयर्स की एज है, किसी मामले में 62 ईयर्स की एज है, किसी मामले में 65 ईयर्स की एज है, तो वो पर्टिकुलर डे को उस व्यक्ति को रिटायर होना पड़ेगा। तो ये रिटायरमेंट की जो एज होती है उस पर्टिकुलर डेट को उसको एग्जिट होना पड़ेगा। तो आयु से यहाँ क्या आशय है कि एक कर्मचारी को सरकारी नौकरी में प्रवेश एंट्री और सरकारी नौकरी से निवृत्त रिटायर होने के समय जिस आयु में वो होता है उस आयु से इस परिभाषा का आशय है। ठीक है, यहां तक तो ठीक है, बिल्कुल सिंपल है कि भाई एंट्री और एग्जिट हो गया। लेकिन इस परिभाषा को जब हम किताबों में पढ़ेंगे ना तो बिल्कुल अलग शब्द नजर आएगा। वो शब्द क्या है, देखिए वो क्या कहता है। यहां परिभाषा क्या कह रही है कि जब व्यक्ति का एग्जिट होने का समय आ जाए, मतलब क्या हो गया, जिस दिन व्यक्ति रिटायर्ड हो जाए। किस दिन होगा रिटायर? देखो, एक तो कहता है जिस दिन माला पहनाते हैं, बैंडबाजी के साथ आते हैं, उस दिन वो रिटायर्ड माना जाता है या उसके अगले दिन माना जाता है? उसके अगले दिन माना जाता है। उस दिन तो नौकरी करने गया था ना, वो आएगा, सोएगा, सुबह उठेगा, तब अपने आप को मानेगा कि आज मैं रिटायर्ड हो गया, आज मैं बंधन से मुक्त हूं, आज मैं सरकारी नौकरी पे नहीं जाऊंगा, आज मेरे ऑफिस की कोई बाउंडेशन नहीं है। तो यहां क्या लिखा कि जब एक व्यक्ति को, एक कर्मचारी को सेवानिवृत्त माना जाता है उस दिन उसका कौन सा दिन होता है? अकार्य दिवस होता है, मतलब नॉन वर्किंग डे। जिस दिन वो रिटायर्ड हो गया, नॉन वर्किंग डे, मतलब उस दिन की उसको सैलरी मिलेगी क्या? नहीं। उस दिन अब उसको क्या मिलेगी? पेंशन मिलेगी। तो जब सैलरी नहीं मिलती तब उसका नॉन वर्किंग डे शुरू हो जाता है। तो नॉन वर्किंग डे का तुलनात्मक कौन सा है? देखिए, एक तरफ हो गया नॉन वर्किंग डे और एक तरफ हो गई ड्यूटी। ड्यूटी पे हमें क्या मिलती है? सैलरी। लेकिन जब नॉन वर्किंग डे होता है तो कुछ और मिलता है, उस पोस्ट का कुछ और मिलता है, उस पर्टिकुलर पोस्ट का। तो हमें यहां पर क्या मिलेगा? जिस दिन एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाए उस दिन उसका नॉन वर्किंग डे माना जाता है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब नौकरी में ऐसी कौन सी सिचुएशन आती है कि आदमी यहां है, यहां एग्जिट भी नहीं हुआ, इस जगह है और फिर भी नॉन वर्किंग डे है, मतलब उस दिन नहीं, वो है, काम कर रहा है, छोड़ के नहीं जा रहा। वीआरएस तो रिटायर्ड हो गया, यहां वो काम कर रहा है, लेकिन ऐसी परिस्थिति आती है उस दिन वो ड्यूटी पे नहीं माना जाता है, वो अपने उस पद के उससे मुक्त होता है। बोला आज मैं ये काम नहीं करूंगा, कोई बात नहीं, मेरी जगह कोई और करेगा। ऐसा कब आता है? ट्रांसफर में तो मैं यहां से जाऊंगा तो दूसरी जगह जाऊंगा, प्रमोशन पे तो दूसरे पद पे जाऊंगा। हॉलीडे नहीं, हॉलीडे तो वर्किंग डे होता है, वो होता है
जब एक कर्मचारी, जैसे मान लीजिए आप छुट्टी पे चले गए, तो सरकारी सिस्टम में अब आपका काम कौन करेगा? तो आपका चार्ज इनको देना पड़ेगा। तो आप फ्री हो, मतलब आज आपसे संबंधित फाइलें कौन डील करेगा? आप करोगे, ठीक है। तो उस समय आप बंधन मुक्त हो, उस समय आप छुट्टी जितने दिन की आपको सैंक्शन हुई है, आपका यहां पर नॉन वर्किंग डे है। और आगे जाकर के पढ़ेंगे, ड्यूटी पे तो क्या मिल रही है, जब लीव पे रहोगे तो क्या मिलेगी? लीव सैलरी। जो भी उस लीव में, मान लीजिए पता नहीं आपने विदाउट पे ली है, मान लीजिए आपने आधी तनख्वाह पे लीव ली है, मान लीजिए आपने पूरी तनख्वाह पे ली, व्हाटएवर जो भी लिया है, पर लीव पीरियड में हमें सैलरी कौन सी मिलती है? लीव सैलरी मिलती है, सैलरी नहीं मिलती, ड्यूटी वाली सैलरी नहीं मिलती। मान लीजिए हम आपको, आपने कैशियर का काम कर रहे हो, हम आपको कोई स्पेशल अलाउंस देते हैं कैशियर का काम करने के, आप नहीं हो, आपकी जगह ये करेंगे, तो अब वो अलाउंस किसको देंगे? इनको देंगे। आप लीव पे हो तो आपको वो चीज नहीं मिलेगी, बाकी हो सकता है मिले, लेकिन वो नहीं मिलेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? लीव सैलरी। आगे पढ़ेंगे हम, जब हम लीव पे रहते हैं तो लीव सैलरी मिलती है। तो देखो यहां चेंज हो गया ना, कि ड्यूटी पे हमें सैलरी मिल रही है, तो यहां पर जब हम लीव पे रहे तो ये ड्यूटी नहीं है, ये भी क्या हो गया हमारा? नॉन वर्किंग डे। तो अब दूसरा प्रश्न हो गया कि किस किस समय एक व्यक्ति का सेवा काल में नॉन वर्किंग डे माना जाता है? सेवानिवृत्ति पर, दूसरा अवकाश पर, दो टाइम पे नॉन वर्किंग डे माना जाए। अब तीसरा और करते हैं, एक तो होता है प्रमोशन। प्रमोशन में फायदा होता है, नुकसान होता है? फायदा होता है। तो आपकी इच्छा है, आप फायदा लेना चाहो तो ठीक है भाई, मुझे एक ज्यादा योग्य व्यक्ति यदि छोटे पद पे काम करके वो कर रहा है तो मेरे को तो कम तनख्वाह देनी पड़ रही है, तो सरकार को फायदा है उसमें। लेकिन डिमोशन कर दे, उल्टा कर दे, क्या होता है? क्या उल्टा भी होता है ना, सजा देंगे किसी को तो उसका डिमोशन भी हो सकता है। अब डिमोशन कर दे, ऑर्डर निकाल दिया और आप उसी पद पर बैठे हुए हो, ऐसा हो सकता है? तो जिस दिन डिमोशन कर दिया उसी आदेश की तारीख से आप उस उच्च पद की तनख्वाह लोगे या निम्न पद की लोगे? तो इस पद पर आपका क्या हो गया? अब आप कौन से पद का वेतन लोगे? तो जब डिमोशन करते हैं तो उसको हम बोलेंगे यहां पर पदावनति, डिमोशन। तो तीन परिस्थितियों में सरकारी नौकरी में आने के बाद, तीन ऐसी परिस्थितियां हो तो वो उसके कर्मचारी के मामले में वो नॉन वर्किंग डे माना जाता है। प्रश्न इसी पे पूछ सकता है कि नॉन वर्किंग डे निम्न में से कौन सा है? ठीक है, तो यहां पर रिटायरमेंट पर, सेवानिवृत्ति पर, लीव पर, अवकाश पर रहने पर और पदावनति किए जाने पर वो व्यक्ति का नॉन वर्किंग डे शुरू हो गया। क्लियर यहां तक? अब इस परिभाषा में एक और चीज देखते हैं। एक आदमी रिटायर होने वाला है या एक आदमी को डिमोशन कर दिया और वो छुट्टियों पे चल रहा है, वो तो छुट्टियों पे चल रहा है, बोला मैं तो रिटायर होऊंगा ही नहीं, मैं तो छुट्टी पे जा रहा हूं। अब इंतजार करते रहो कि पहले तो वो आए तब हम उसे रिटायर माने। रिटायर किसको करें? आदमी छुट्टी पे चला गया। पदावनत किसको करें? डिमोशन किसको करें? आदमी तो छुट्टी पे चला गया। तो यहां क्या है कि जब किसी को रिटायर करना हो, जो विशिष्ट, जो पर्टिकुलर डे या जिसको डिमोशन किया हो और वो अवकाश पे चल रहा हो, तो उसका ऑटोमेटिकली अवकाश क्या माना जाएगा? समाप्त माना जाएगा। वो अपने आप को अवकाश बोले, भैया तू अवकाश बोलता रहे, तेरे को जो बोलना है बोलता रहे, तू हायर पोस्ट का वेतन नहीं लेगा, तू अब लोअर पोस्ट का लेगा, डिमोशन हो गया, तू रिटायर हो गया, अब कल से आना ही मत, तू ये माने कि अवकाश है, तू सैलरी लेना चाहे लीव सैलरी, अब तेरे को लीव सैलरी नहीं मिलेगी, अब तेरे को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन मिलेगी। तो परिभाषा, अब यहां समझने के बाद अब परिभाषा को हम लिखने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश वालों को कल मैंने दे दिया था, ठीक है,
तुम्हारे पास नहीं है ना वो पन्ना? किसी के पास है वो पेज है? किसी के साथ बैठ जाओ या तो तुम, है ना। तो यहां एज का मीनिंग सिंपल एंट्री और एग्जिट, लेकिन ये परिभाषा मेन किसको रेफर कर रही है? यहां आयु के बारे में बात कम है, यहां बात किसके बारे में ज्यादा? अकार्य। और 3 परिस्थितियों में अकार्य दिवस, और अगर 2 परिस्थितियों में मेरे को किया जाना हो तो, और तीसरी परिस्थिति है तो मेरा ऑटोमेटिकली ये समाप्त। ये एक परिभाषा। तो आप आयु की परिभाषा लिखेंगे। आयु से आशय तुम ऐसा करो, उनके पास एक पेज पड़ा है मेरे बैग में, है ना, वो ले आओ। आयु से आशय उस विशिष्ट दिन से है, उस पर्टिकुलर डे से है। आयु से आशय उस विशिष्ट दिन से है जब कर्मचारी विशिष्ट आयु प्राप्त करने पर सेवा में प्रवेश के योग्य होता है, अथवा उसे सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है। सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है। हो गया एंट्री, वो पर्टिकुलर डे। एग्जिट, अब यहां पर्टिकुलर डे क्यों आया है वो केवल आपको नॉलेज के लिए बताता हूं कि रिटायरमेंट में 60 साल की एज मैटर नहीं करती है। 60 साल की एज में भी क्या होता है कि मान लीजिए आप में से किसी का किसी मंथ में 1 तारीख को डेट ऑफ बर्थ है ना, तो रिटायरमेंट उस पिछले महीने की लास्ट तारीख को होता है। और अगर 1 तारीख के अलावा कोई और दूसरी तारीख है तो उस महीने की लास्ट तारीख को होता है। इसलिए यहां पर एक स्पेसिफिक डे लिखा हुआ है, एज नहीं लिखी हुई है, स्पेसिफिक डे, कि उस दिन को आपको सेवानिवृत्ति पर माना जाएगा। चलिए नीचे लिखेंगे इसके बाद में, जब कर्मचारी सेवानिवृत्ति पर, इसको अंडरलाइन करेंगे, जब कर्मचारी सेवानिवृत्ति पर माना जाता है इसका मीनिंग क्या देंगे, मैं पर पे क्यों करा रहा हूं आपको कंसंट्रेट, मतलब उस दिन वो रिटायर्ड है, अपने आप को रिटायर्ड मान रहा है, माला पहनने का दिन नहीं, जिस दिन वो बंधन मुक्त है वो वाला दिन, है ना। सेवानिवृत्ति पर माना जाता है, वह दिन उसका अकार्य दिवस माना जाता है। नीचे लिखेंगे, इसी प्रकार जब कर्मचारी अवकाश पर रहता है, लीव, अवकाश पर रहता है, अथवा उसको पदावनत, डिमोशन बोलते हैं, पदावनत किया जाता है, पदावनत, पद अवनत, पदावनत, तो उस विशिष्ट दिन
विशिष्ट दिनों को बोलते हैं, उन उस विशिष्ट दिनों को भी अकार्य दिवस माना जाता है। अकार्य दिवस माना जाता है। नीचे लिखेंगे, यदि कर्मचारी अवकाश पर हो, यदि कर्मचारी अवकाश पर हो और उसे सेवानिवृत्त किया जाना हो, और उसे सेवानिवृत्त किया जाना हो, अथवा पदोन्नत किया जाना हो, तो उसका अवकाश पर रहना समाप्त माना जाएगा। जो समझाया, जो लिखाया, क्लियर? ठीक है। तो यहां इसके क्वेश्चंस भी आप देखोगे तो इसके क्वेश्चंस भी इसी को टॉपिक को ध्यान रखते हो अलग अलग तरीके से, कि अकार्य दिवस का बताया तो इन तीनों के अलावा कुछ और दे देगा आपको। ठीक है, तो आपको इनमें से कोई एक देगा और पूछेगा कि क्या, जैसे आपने जैसे आंसर दिया था कि नॉन वर्किंग डे कब आता है, आपने कहा पदोन्नति पे, आप में किसी ने कहा कि ट्रांसफर पर है, तो ऐसे कोई भी ऑप्शन दे देगा। तो वहां हमें केवल इन तीनों चीजों को याद रखना है कि इन तीनों में से कोई ऑप्शन आता है तो नॉन वर्किंग डे, अदरवाइज वो वर्किंग डे होगा। सेकंड नंबर की परिभाषा देखिए, पहले हिंदी में लिखते हैं फिर उसका अंग्रेजी में देखते हैं कि क्या वर्ड है उसका। शिक्षार्थी, आप लोग क्या हो? जिंदगी भर व्यक्ति शिक्षार्थी तो रहता ही है, ठीक है ना। लेकिन अभी अगर आप लोगों से पूछा जाए आपके ऊपर आरएसआर लागू है क्या? ठीक है, तो अभी आप अपने आप को मानो विद्यार्थी, अभी आप अपने आप को मानो स्टूडेंट। यहां इस शिक्षार्थी का मतलब क्या है कि सरकार में ऐसा कोई व्यक्ति आ रहा है जो शिक्षा लेने के उद्देश्य से आ रहा है ना, शिक्षा लेने के उद्देश्य से आ रहा है। किस तरीके की शिक्षा? कि सरकार में शिक्षा लेने के लिए कौन आएगा? नौकरी पे ही तो आएंगे। शिक्षा लेने के लिए सरकार में किसके पास टाइम है, और कौन सरकार के पास जाएगा, कौन रखेगा, और उस पर आरएसआर की भी बात आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए, मैं दूसरा वर्ड अंग्रेजी में लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, और वो है अप्रेंटिस। इसको बोलते हैं शिक्षार्थी। जो अप्रेंटिस होता है, अब क्या होता है, जैसे एक डॉक्टर होता है, 4.5 साल की उसने पढ़ाई कर ली एमबीबीएस, लेकिन जब तक उसे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी, सीधा मरीजों के पास भेज दो तो क्या हो जाएगा? मरीजों को नुकसान होगा। तो उसको 1 साल तक एज ए अप्रेंटिस मरीजों के बीच में रखा जाता है, उनको डिफरेंट यूनिट में भेज करके उनको सिखाया जाता है। तो ऐसे ही सरकार में कोई व्यवसायिक कार्य हो, कॉमर्शियल नेचर का हो, कोई टेक्निकल नेचर का कोई काम हो, और भविष्य में ऐसे योग्य व्यक्ति हमें मिल जाए, इस उद्देश्य से ट्रेनिंग देने के लिए जिनको रखा जाता है वो क्या कहलाता है? शिक्षार्थी कहलाता है। देखिए, इसका डिफरेंशिएट अगर आप पूछोगे कई बार तो शिक्षार्थी में दूसरा मीनिंग भी निकल सकता है, वो भी कंपेयर करके हम यहां समझने की कोशिश करेंगे। तो शिक्षार्थी कौन है? ये सरकारी नौकरी में मान लीजिए ये पोस्ट है, खाली है भरी है हमें नहीं पता, लेकिन भविष्य में इन पदों पे भर्ती करने के उद्देश्य से हमें योग्य व्यक्ति मिल जाए,
अब ये टेक्निकल नेचर का काम है, ये कॉमर्शियल नेचर का काम है, तो हमें एक योग्य व्यक्ति, सीखा सिखाया व्यक्ति मिलेगा, तब हम उसे नौकरी पे रखें। तो इस उद्देश्य से हमने क्या किया, ट्रेनिंग पे कुछ लोगों को रखा। जैसे आज के ज़माने में तो बहुत सारी बाहर प्रिंटिंग प्रेस हो गई, पहले तो केवल गवर्नमेंट प्रेस हुआ करती थी, तो उसमें गवर्नमेंट प्रेस में काम करने वाले जो होते थे तो वो टेक्निकल लोग हो गए, तो ऐसे लोगों को रखने के लिए ट्रेनिंग वेनिंग दी जाती थी। तो इस तरीके के कुछ कोर्सेज हुआ करते थे कि जहां पर एज ए अप्रेंटिस किसी को भी भविष्य में इन पदों पे नियुक्त करने के उद्देश्य से। और ये तो आज का जमाना आ गया कि आज इतना कंपटीशन है, पहले तो ऐसे ही नौकरी दी, भैया तू कल से आ जाना, और नौकरी पे रख लिया। हमारे दादा परदादा से सुनेंगे तो ऐसे ही, हमारे ज़माने में तो ऐसे ही नौकरी लग जाती थी। तो पहले ऐसे ही होता था कि बोला आ गया, उसको सिखाया और नौकरी पे रख लिया। तो यहां क्या होता था, वो यहां से लगा, सीख रहा है, सीखते सीखते यहां पहुंच गया और पोस्ट खाली है, बोला कंटिन्यू चल जा। अगर कंटिन्यू नहीं था तब तक तो क्या था, उस पर RSR एप्लीकेबल नहीं थी, लेकिन जैसे ही कंटिन्यू हो गया तो हम उसको यहां से ही नौकरी मान लेते थे। तो एज ए अप्रेंटिस, अब इसमें क्या विशेष बात है, तकनीकी और व्यावसायिक पदों पर रखने के, भविष्य में रखने के उद्देश्य से यदि किसी को प्रशिक्षण पर रखा जाता है तो वो इस तरीके के व्यक्ति क्या कहलाते हैं, शिक्षार्थी कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट बात, ये किसी पद पर नियुक्त होते हैं क्या, होते हैं क्या, मैंने पहले बोला, रखने के उद्देश्य से, अर्थात शिक्षार्थी किसी पद पर नियुक्त नहीं होता है, ये इसके विशेष बात है। तो एज ए शिक्षार्थी ट्रेनिंग पे रखेंगे, सरकार अपना कुछ काम चला लेती है, कुछ पैसे देती है क्या, देती है क्या, हाँ, तो इनको पैसे दिए जाते हैं और एक निश्चित वृत्तिका राशि, मतलब एक फिक्स अमाउंट उनको दिया जाता है, जिसको हम यहां पर बोलते हैं स्टाइपेंड। स्टाइपेंड नहीं होता, स्टाइपेंड, निश्चित एक फिक्स अमाउंट इनको मंथली दिया जाता है। तो ये शिक्षार्थी कहलाते हैं। तो शिक्षार्थी कौन हो गया परिभाषा में, भविष्य में नियोजन करने के, एम्प्लॉयमेंट देने के उद्देश्य से, किस तरीके के, कॉमर्शियल और टेक्निकल नेचर की पदों पर भविष्य में नियोजन देने के उद्देश्य से जिन व्यक्तियों को प्रशिक्षण पर रखा जाता है वो शिक्षार्थी कहलाते हैं। शिक्षार्थी को एक निश्चित राशि दी जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइपेंड बोलते हैं। तीसरी बात, ये किसी पद पर नियोजित नहीं होता है, शिक्षार्थी किसी पोस्ट पे अपॉइंट नहीं होता है। तीन चीजें इस परिभाषा में क्लियर करनी है। अब कंपैरिजन करते हैं। एक वर्ड आएगा जो आप लोगों ने भी सुना होगा, सुना है, ये वर्ड सुना है, प्रोबेशनर। कितनों ने नहीं सुना, ऐसे भी है जिन्होंने नहीं सुना। प्रोबेशनर, आजकल देखो जब आपकी नौकरी लगेगी ना, तो नौकरी लगते समय किसी की भी पक्की नौकरी नहीं होती है। ये भले ही ठीक है कि आप उस एग्जाम में योग्यता रखते हो, लेकिन योग्य व्यक्ति का कैरेक्टर उस नौकरी के लायक है कि नहीं है, ये तो नौकरी पे आने के बाद ही पता लगेगा। नौकरी पे आने के बाद फिर आपकी एक ट्रेनिंग होगी, फिर आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा, उस एग्जाम में फिर पास होना पड़ेगा। तो सब लोगों का जो अपॉइंटमेंट होता है ना, उस अपॉइंटमेंट ऑर्डर में क्या लिखा होता है कि अभी हम आपको प्रोविजनल अपॉइंटमेंट देते हैं, अस्थायी नियुक्ति देते हैं। भले ही हम बहुत खुश होते हैं, अरे नौकरी लग गई, नौकरी लग गई, नौकरी लग गई, और लग भी गई, क्योंकि हम 99% जो योग्य व्यक्ति होगा वो कैरेक्टर वाइज भी सही होगा और वो उस एग्जाम को भी पास कर लेगा, क्योंकि उससे टफ एग्जाम को ऑलरेडी पास करके आया है 99%।
कोई 1% ऐसा होता है जिसके साथ में ऐसी दुर्घटना घटती है। ये सरकारी नौकरी में नियुक्ति के बाद, अपॉइंटमेंट के बाद आपका आरपीएससी का जब रिजल्ट आ जाएगा तो जब नौकरी ज्वाइन करने जाओगे तब आपके ऊपर कौन सा ठप्पा लगेगा? प्रोबेशनर ट्रेनिंग। तो प्रोबेशनर ट्रेनिंग को भी फिक्स मिलता है, इसको भी फिक्स मिलता है, लेकिन इसको स्टाइपेंड नहीं मिलता, इसको फिक्स रिम्यूनरेशन मिलता है, एक फिक्स अमाउंट कि इतना अमाउंट मंथली मिलेगा। ये 2 साल के लिए रखा जाता है और ये एक 2006 से ही लागू हुआ है। अदरवाइज पहले 2006 से पहले वो प्रोबेशनर हुआ करता था, उसको डे 1 से पूरी सैलरी मिलती थी, उसको तो डे 1 से मिलती थी, लेकिन फिर भी ये 2 साल तक उसी सर्वेलेंस में रहता था, उसको अपना चरित्र सिद्ध करना पड़ता था, उसको एग्जाम पास करना पड़ता था। फिर जब ये दोनों चीजें पूरी हो जाती थी, लेकिन वो कहां था? वो यहां वाले पोर्शन में नहीं था। वो कहां था? वो यहां वाले में नहीं था, वो यहां वाले में था। वो नौकरी में एंट्री कर चुका है। तो शिक्षार्थी में, प्रोबेशनर ट्रेनी में और प्रोबेशनर में क्या डिफरेंस है? शिक्षार्थी किसी पद पर अपॉइंट नहीं होता है, जबकि प्रोबेशनर ट्रेनी और प्रोबेशनर एक पद पर नियुक्त होने के बाद ही प्रोबेशनर और प्रोबेशनर ट्रेनी कहलाते हैं। वो हम पढ़ेंगे रूल नंबर 730 में, ये परिभाषा पढ़ेंगे, और रूल नंबर 730A में ये प्रोबेशनर ट्रेनी की परिभाषा पढ़ेंगे। इसलिए मैं आपको कंपेयर करके बता रहा हूं कि यहां भी फिक्स आएगा, यहां भी फिक्स है, कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाए हम। डिफरेंस है कि अगर आपसे पूछ लिया कि कौन सा ऐसा है जो पद पर नियुक्त नहीं होता है, क्या? पैरा टीचर्स, है ना? पैरा टीचर कैसे लगे? कॉन्ट्रेक्चुअल लगे, है ना? जब तक वो कॉन्ट्रेक्चुअल थे तब तक आरएसआर लागू नहीं होती। जब उनको प्रबोधक बना दिया गया, है ना, प्रबोधक बना दिया गया, तो आर्टिकल 309 में प्रबोधक सेवा नियम बना दिया गया। तो सेवा नियम किस लिए बनते हैं? आरएसआर लागू हो गया उन पर। और सेवा नियम किस लिए बने? प्रबोधक है, जूनियर प्रबोधक, सीनियर प्रबोधक, उनका प्रमोशन ऐसे चलेगा, वो सेवा नियम बनते हैं। ठीक है, तो जब तक वो पैरा टीचर है तब तक कॉन्ट्रेक्चुअल है, तब तक हम आरएसआर की बात नहीं करेंगे, हम कल बात करेंगे। किसी भी कॉन्ट्रेक्चुअल के बारे में आरएसआर के कौन से नियम लागू होंगे पता ही नहीं, वो उसके कॉन्ट्रैक्ट में देखो। प्रबोधक बन गया तो हमें सेवा नियम से ग्रहण करेगा, तो फिर ये नहीं। ठीक है, तो वो प्रबोधक भी जिस दिन बना तो पैरा टीचर था, लेकिन प्रबोधक बना तो प्रबोधक बनते ही वो पोस्ट प्रेफरेंट हो, और पोस्ट प्रेफरेंट होते ही वो क्या बनते? तो यहां वो शिक्षा के ट्रेनिंग के उद्देश्य से। ठीक है, तो यहां पर हम इसकी परिभाषा लिखेंगे शिक्षार्थी की, समझ में आ गया? ये मैं आपको, देखिए हमारा कंसंट्रेशन ये रहेगा कि 50 में से 50 क्वेश्चन सही, इसलिए हम यहाँ रटने की कोशिश नहीं करेंगे, हम इसको कॉन्सेप्चुअली पढ़ने समझने की कोशिश करेंगे। इसके एक एक शब्द में यदि हमसे कोई भी पूछे तो उस शब्द की गहराई में क्या अर्थ है, तो इसलिए यहाँ पर इनका कंपेयर आपस में देखेंगे। कई सारी चीजों में हमें एक जैसे शब्द मिलेंगे, बहुत सारे शब्द ऐसे मिलेंगे जिनमें एक जैसे हैं, लेकिन उसमें छोटा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस ही हमें कंफ्यूज करते हैं। तो यहाँ शिक्षार्थी की परिभाषा लिखेंगे, ऐसा व्यक्ति जिसको किसी व्यापार या व्यवसाय के कार्य पर, व्यापार या व्यवसाय के कार्य पर किसी राजकीय सेवा में नियोजन करने के उद्देश्य से, नियोजन को बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट, प्रशिक्षणार्थ चुना जाए, प्रशिक्षणार्थ चुना जाए। नेक्स्ट लाइन में लिखोगे, ऐसी प्रशिक्षण अवधि में उसे
ऐसी प्रशिक्षण अवधि में उसे एक निश्चित वृत्तिका राशि, एक निश्चित वृत्तिका राशि ब्रैकेट में करेंगे स्टाइपेंड दिया जाता है। नेक्स्ट लाइन लिखोगे, इंपॉर्टेंट लिखोगे, शिक्षार्थी किसी पद या संवर्ग, संवर्ग बोलते हैं कैडर को, या संवर्ग में नियुक्त नहीं माने जाते हैं। किसी पद या संवर्ग में नियुक्त नहीं माने जाते हैं। तीसरी परिभाषा बहुत सिंपल है, लेकिन आरपीएससी ने प्रश्न पूछ लिया, बहुत सिंपल थी वो, इंग्लिश वाले उसमें मैंने दी हुई है, एक हेडमास्टर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया। कॉन्स्टिट्यूशन यहां है, तीसरी है कॉन्स्टिट्यूशन। अब अपन ए से देखो, एज आ गया, अप्रेंटिस आ गया, बी में कोई परिभाषा नहीं है इसलिए सीधे सी पे आ गया। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। संविधान से क्या आशय है? राजस्थान सेवा नियम के नियम संख्या 7(3) के अनुसार संविधान से क्या आशय? और ऑप्शन भी क्या थे, क्या क्या ऑप्शन थे इसमें देखना। ऑप्शन थे, देखिए, रूल्स रिगार्डिंग सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। संविधान से आशय क्या लिखा है? राजस्थान सरकार से संबंधित नियम, कॉमन लॉ, ऑर्डर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और लास्ट में दिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो चूंकि हमारे दिमाग में आरएसआर है, और आरएसआर है तो कहीं ऐसा नहीं हो कि हम ऑप्शन गलत कर दें। तो जहां कहीं भी संविधान आए, पूरे देश में जहां संविधान वर्ड आए, ऑटोमेटिकली हमारा एक ही आंसर होना चाहिए, संविधान मीन्स भारत का संविधान। तो यहां पर तीसरी परिभाषा 7 तो लिखेंगे, संविधान से आशय भारत के संविधान से है। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी हमने बात की थी कैडर। कैडर किसको? कोई भी एक सेवा चुन लो, कोई भी एक सेवा, सरकार में आने के बाद अलग अलग सेवा रहती है। जैसे आप ही मान लीजिए, यहां सुना एक जूनियर अकाउंटेंट सुना और एक आपने टीआरए सुना। अब जूनियर अकाउंटेंट के बारे में सुनोगे तो जूनियर अकाउंटेंट की सेवा कौन सी है? राजस्थान सबॉर्डिनेट अकाउंट्स सर्विस। क्या है? राजस्थान सबॉर्डिनेट अकाउंट्स सर्विस। इसमें जूनियर अकाउंटेंट, अकाउंटेंट, रेवेन्यू, इस तरीके के। अब राजस्थान तहसील रेवेन्यू अकाउंट सर्विस, डीआरए, आईआरए, जो उसका प्रमोशन है। तो हम ये कह रहे हैं कि एक बिरादरी एक बार
चयन होने के बाद बस हमारा उठना बैठना शादी ब्याह सब इस एक बिरादरी के बाहर नहीं हो सकता। मतलब अब हमें नौकरी लगी और हमें इधर है तो हमारा प्रमोशन चैनल यहां होगा। मेरिट नंबर 1 बन गया जूनियर अकाउंटेंट और मेरिट नंबर 20 बन गया टीआरए। टीआरए का 5 साल में प्रमोशन हो गया, इसका मान लीजिए नहीं हुआ, तो ये क्या ये नहीं दे सकता कि मेरा मेरिट नंबर 1 था, क्योंकि आपकी बिरादरी में जब नंबर आएगा तब आपका प्रमोशन होगा, क्योंकि आपने बिरादरी इधर वाली चुनी, इसकी बिरादरी ये वाली है। तो संवर्ग किसको कहेंगे? जूनियर अकाउंटेंट के मान लीजिए पद है 5,000, मान लीजिए ये 3,000, मान लीजिए ये 2,000, तो संवर्ग मतलब संवर्ग में कितने पद हो गए इसमें? 10,000। तो किसी सेवा में स्थायी पदों की संख्या को हम संवर्ग कहते हैं। किसी सेवा में स्थायी पदों की संख्या को, परमानेंट पोस्टें जो है उसको हम संवर्ग कहते हैं। तो जैसे जैसे हम अलग जाएंगे, इसके मान लीजिए जितने नंबर ऑफ पद है तीनों के मिलाकर के वो इसका संवर्ग हो गया। आप आरएस बनोगे तो आरएस के जो भी जूनियर स्केल, सीनियर स्केल, सिलेक्शन स्केल, सुपर टाइम स्केल, तो वो स्केल चलेगी। आप आरपीएस बनोगे तो आरपीएस, डीवाईएसपी, एडिशनल एसपी, ठीक है, एसएसपी जो भी है तो वो चैनल चलेगा। फिर ये नहीं होगा कि इधर वाला इधर आ जाए, इधर वाला। एक बार जो आपने चयन कर लिया सेवा, फिर आपका वहीं पर क्या क्या होगा? नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, सीनियरिटी। फिर आपकी सीनियरिटी कहां मेंटेन होगी? ये नंबर जो 1 नंबर और 20 नंबर है ना, 20 नंबर की मेरिट वाला टीआरए बना। अब यहां जो आरपीएससी की मेरिट 20 हो सकती है, लेकिन जैसे ही टीआरए आया तो मेरिट नंबर क्या हो गया उस बेच में? अब वो उसका अलग लाइन बन जाएगी, इसकी अलग लाइन बन जाएगी। तो अपॉइंटमेंट, सीनियरिटी और क्या? प्रमोशन। जिसमें निर्धारित हो, जिसके बीच में घूमते हो, वो क्या कहलाता है? संवर्ग, कैडर कहलाता है। तो किसी सेवा वर्ग में कुल स्थायी पदों की संख्या को हम क्या कहते हैं? संवर्ग कहते हैं। तो लिखेंगे इसकी परिभाषा। किसी सेवा अथवा उसके अंग की उस निर्धारित संख्या से संवर्ग का तात्पर्य है जो स्थायी पदों के आधार पर, जो स्थायी पदों के आधार पर एक पृथक इकाई हो। नीचे लिखेंगे इसके अंतर्गत कर्मचारी की नियुक्ति, वरीयता, और पदोन्नति निर्धारित होती है। नियुक्ति मतलब अपॉइंटमेंट, वरीयता मतलब सीनियरिटी, पदोन्नति मतलब प्रमोशन निर्धारित। नेक्स्ट परिभाषा और कंपेयर करेंगे दूसरी परिभाषा से। क्लास 4 सर्विस। अगर हम
सर्विस का सेग्रीगेशन देखें तो सर्विस दो प्रकार की होती है। सर्विस का सेग्रीगेशन देखें तो दो प्रकार की होती है, लेकिन सर्विस की कैटेगरी देखें तो वो चार प्रकार की होती है सरकारी में। सर्विस का सेग्रीगेशन दो ही प्रकार की सेवा है, और किस तरीके से सेग्रीगेट किया जाए, एक है चतुश्रेणी सेवा और दूसरी है उच्च सेवा, सुपीरियर सर्विस, जो हम पढ़ेंगे 7-32 में। तो जिनको सबसे कम सैलरी पे रखा जाए तो कौन से, और उसके अलावा उस कम से ऊपर जितनों को भी रखा जाए, एक एडीसी की रखे, एक पटवारी की हो, एक ग्राम सेवक की हो, एक्सवाइजेड हो, कोई भी हो जो अदर देन क्लास 4 हो, तो सबके सब कौन सी सर्विस में आएंगे, सुपीरियर। एक आगे सर्विस भी सुपीरियर सर्विस में, अदर देन क्लास 4 सर्विस सारे के सारे सुपीरियर सर्विस में। अब यह बात है कि सुपीरियर सर्विस भी 3-4 भागों में विभाजित होती है, उसमें भी एक जैसे आरएस की बात कर रहा हूं जैसे इस तरीके से, तो ऐसे बहुत सारे पोस्ट होते हैं जिसको हम राज्य सेवा बोलते हैं, स्टेट सर्विस। उसके बाद अभी जूनियर अकाउंटेंट के लिए मैंने लिखा सबऑर्डिनेट सर्विस, अधीनस्थ सेवा, और तीसरी होती है मिनिस्ट्रियल सर्विस, जो एलडीसी यूडीसी वगैरह होता है वो मिनिस्ट्रियल सर्विस में। उसमें 3 कैटेगरी, उच्च सेवा में 3 कैटेगरी है और एक कैटेगरी चतुश्रेणी सेवा। लेकिन सेवा को अगर हम वर्गीकृत करें, सेवा को अगर हम यहां देखें तो यहां आरएसआर के हिसाब से 2 प्रकार की सेवा है, एक चतुश्रेणी सेवा और उच्च सेवा। अब चतुश्रेणी सेवा को कैसे डिफाइन किया है आरएसआर में? चतुश्रेणी सेवा को कहा है कि जो वेतन श्रृंखला होती है, पे स्केल, उसकी सबसे छोटी तो 1 नंबर 2 नंबर से शुरुआत होती है और बढ़ते बढ़ते आगे तक जाकर के अपर होती जाती है। तो वेतन श्रृंखला नंबर 1 एंड 2 में जो कार्यरत होते हैं वो क्या कहलाते हैं, चतुश्रेणी सेवा। अब उसमें जरूरी नहीं चपड़ासी हो, बहुत सारे ऐसे पद हैं जिनको हम चतुश्रेणी कर्मचारी मानते हैं। तो उसको कैसे कोरिलेट किया कि वेतन श्रृंखला नंबर 1 और 2 जो भी रेस्पेक्टिव, अभी 7th पे कमीशन चल रहा है तो 7th पे कमीशन की वेतन श्रृंखला जो भी है, तो आजकल उसको बोलते हैं लेवल। आजकल लेवल 1, लेवल 2 ऐसे करके लेवल 24 तक है ना। तो लेवल नंबर 1 और 2 में जिनकी नौकरी है वो कौन से हैं, चतुश्रेणी सेवा कर्मचारी हैं, और बाकी सब उच्च सेवा, अदर देन क्लास 4 सर्विस सुपीरियर सर्विस। तो हम 7-32 में लिखेंगे उस समय, लेकिन मैं आपको कोरिलेट करा रहा हूं आपस में दोनों का अंतर कि यदि हमें 7-4A जैसे ही दिमाग में आया तो 732 इमीडिएटली हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि अरे यार क्लास 4 थे तो उधर वहां पर सुपीरियर सर्विस है, तो 2 नियम अपने आप ही याद हो गया। शिक्षार्थी जैसे ही हुआ तो 7-2 याद हुआ तो 730 और 730A प्रोबेशनर और प्रोबेशनर ट्रेनी के बारे में कि यार उन दोनों तीनों में क्या अंतर है, उन तीनों में यार ये अंतर है, वो ऐसे होता है वो ऐसे होता है, ठीक है। तो ये अंतर हमें क्लिक करने चाहिए, दिमाग में फिट रहने चाहिए कि हाँ यार ये इसका डिफरेंस है। तो यहां पर चतुश्रेणी कर्मचारी की परिभाषा लिखोगे या कर्मचारी को आप सेवा लिख लेना, यहां पर सेवा, चतुश्रेणी सेवा, तो आप लिखेंगे वह सेवा जो प्रभावशाली वेतनमान, इफेक्टिव पे कमीशन जिसको बोलते हैं, प्रभावशाली वेतनमान, ब्रैकेट में कर लीजिए, वर्तमान में 7वां वेतनमान है। प्रभावशाली वेतनमान की वेतन श्रृंखला 1 या 2 में नियुक्त हो, वह चतुश्रेणी सेवा के कर्मचारी कहलाते हैं।
एक रखो उधर पे 7-5 कंपनसेटरी अलाउंस क्षतिपूर्ति भत्ता कंपनसेटरी अलाउंस देखो नाम नहीं क्या है क्या होगी उसकी क्या की और जैसे ही भत्ता लग गया इसका मतलब लिमिट लग गई अगर भत्ता नहीं लगता तो जितनी क्षति उतनी पूर्ति भत्ता लग गया इसका मतलब भैया एक फिक्स मिलेगा तो विशेष परिस्थितियों में किसी राज्य कर्मचारी को अपनी जेब से कोई खर्चा करना पड़ जाए किस काम के उद्देश्य से राजकीय कार्य के उद्देश्य से तो उसकी जो पूर्ति की जाती है वो क्या कहलाता है क्षतिपूर्ति भत्ता कहलाता है। जैसे अब देखो भत्ता होना और क्षतिपूर्ति होने में अंतर है। आपको कहा गया ऑफिस से कि यार ऐसा करना आप सिटी में रहते हो तो ये स्टेशनरी आइटम ले आना आप ला करके ले आए ला करके आपने बिल दे दिया तो आपने तो ऑफिस का काम किया पैसे भी जेब से लगाए तो क्या आपको काट के मिलेगा या पूरा पैसा मिलेगा पूरा मिलेगा तो वो तो क्या हो गया क्षतिपूर्ति। लेकिन अब आपको कहा जाए कि आपको उदयपुर टूर पे जाना है ये काम करने के लिए जाना है। अब देखिए टूर पे कोई व्यक्ति जाएगा तो वो उसका स्टेटस होगा ना स्टेटस मतलब अगर अब क्या माना जाता है सरकार में भाई सरकार के काम से जा रहे हो तो आपकी मर्जी तो नहीं चलेगी। अब आदमी बोला यार टूर पे उदयपुर जाने का मौका मिल गया मैं तो बाई एयर जाऊंगा चपरासी है लेकिन वो बाई एयर जाने के बारे में सोच रहा है बोला अब तो सरकारी तो मिलेगा कोई बात नहीं कर्जा करके चला जाता हूं वहां जाऊंगा तो लेक पैलेस में ठहरूंगा चलेगा क्या नहीं चलेगा ना। तो ये माना जाता है कि अगर आप व्यक्तिगत टूर पे जाते तो आपकी क्या हैसियत थी आप किस तरीके की बस में जा सकते थे आप वोल्वो में भी नहीं जा सकते थे आप तो नॉर्मल सिंपल बस में जा सकते थे क्योंकि आपकी आय इतनी है वहां जाकर के आप बढ़िया होटल में नहीं रुक सकते आप किसी धर्मशाला में रुकोगे। तो इस आधार पे उसको हमने सीमित कर दिया उसका एक अमाउंट सीमित कर दिया कि इस वेतन का व्यक्ति पोस्ट से नहीं उस वेतन का व्यक्ति इतने उसको अमाउंट मिलेगा तो क्या हो गया वो क्षतिपूर्ति भत्ता हो गया। जयपुर शहर में कोई रहता है तो देखिए सचिवालय में नौकरी है तो किसी का घर यहां भी हो सकता है और किसी का 15 किलोमीटर दूर भी हो सकता है। शहर में होते हैं तो बहुत सारे खर्चे बढ़ जाते हैं तो यहां पर शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता मिलता है अलग से मिलता है। तो ऐसे बड़े शहरों में मिलता है छोटे गांव में नहीं मिलता। मकान किराया भत्ता यहां मकान महंगा मिलेगा तो यहां परसेंटेज ज्यादा मिलता है छोटी जगह में सस्ता मिल जाएगा तो परसेंटेज कम मिलता है। तो यहां पर विशेष परिस्थितियों में कर्मचारी को राजकीय कार्य के उद्देश्य से अपनी जेब से कोई खर्चा करना पड़ जाए और उसकी पूर्ति सरकार के द्वारा की जाए तो वो क्या कहलाएगा क्षतिपूर्ति भत्ता कहलाएगा। उदाहरण यात्रा भत्ता एक क्षतिपूर्ति भत्ता है। अब यहां तक तो ठीक है यहां तक तो समझ में आ गई लेकिन जो नेगेटिव वर्ड यहां पर इस रूल में लिखे हुए हैं ना उसको याद रखना जरूरी है। परंतु दिखने में वैसे ही है क्योंकि वो काम से उद्देश्य से खर्चा हो रहा है परंतु ये दो भत्ते ऐसे हैं जिनको इस नेचर के होते हुए भी क्षतिपूर्ति भत्ता नहीं माना है। वो क्या है सत्कार भत्ता। सत्कार भत्ता को बोलते हैं सैम्पिटरी अलाउंस। सैम्पिटरी अलाउंस क्या होता है सेवा सत्कार वाला कोई आता है तो उसको चाय पानी पिलाने वाला। तो वैसे कोई आएगा तो ऑफिशियल कैपेसिटी में आएगा लेकिन फिर भी उसको यहां लिख दिया कि नहीं इसको हम क्षतिपूर्ति भत्ता नहीं मानेंगे। अब पूछेगा क्वेश्चन इसी पे निम्न में से कौन सा क्षतिपूर्ति भत्ता नहीं है यात्रा भत्ता मकान किराया भत्ता शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता सत्कार भत्ता है ना। अब सत्कार भत्ते में बोले सेवा सत्कार का है तो यार ये तो होना चाहिए लेकिन यहां इसको नेगेटिव है प्रश्न इसी पे पूछेगा। दूसरा भारत के बाहर जल मार्ग से
आने जाने का भत्ता। भारत के बाहर जल मार्ग से आने जाने का भत्ता। जल मार्ग एक ऐसा मार्ग है, आजकल तो खैर कम यूज होता है, पहले तो यही मार्ग था। अब गए, अब समुद्र में जहाज में बैठने के बाद तो अपने बस की बात है ही नहीं, फिर तो जो मिलेगा वही खाना पड़ेगा, जिस रेट में मिलेगा उसी में खाना पड़ेगा। इसलिए उसको, इन दो भत्तों को क्षतिपूर्ति भत्ते से अलग कर दिया कि इनको क्षतिपूर्ति, दिखने में यात्रा भत्ता जैसा ही है ये भी, लेकिन इसको क्षतिपूर्ति भत्ता नहीं माना गया है। यात्रा भत्ता को क्षतिपूर्ति भत्ता माना गया, लेकिन इसको दोनों को क्षतिपूर्ति। तो ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए आ गए। ये दोनों आ जाए तो आपको नाम में उत्तर देना है कि क्षतिपूर्ति भत्ता नहीं है, चाहे प्रश्न को कैसे भी घुमा लो। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्षतिपूर्ति भत्ता। राज्य कर्मचारियों द्वारा विशेष परिस्थितियों में व्यक्तिगत रूप से राशि खर्च करने की पूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाए, वह क्षतिपूर्ति भत्ता कहलाता है। यात्रा भत्ता एक क्षतिपूर्ति भत्ता है। यात्रा भत्ता एक क्षतिपूर्ति भत्ता है। इसको याद रखो या नहीं रखो, लेकिन नेक्स्ट लाइन को वेरी इंपॉर्टेंट लिख करके लिखोगे। सत्कार भत्ता, सत्कार भत्ता, सत्कार भत्ता बोलते हैं सैनिटरी अलाउंस। सत्कार का मतलब सेवा सत्कार के लिए, चाय पानी पिलाने के लिए, ठीक है, उनको मिलता है सत्कार भत्ता। और भारत से बाहर जल मार्ग से आने जाने का भत्ता, भारत से बाहर जल मार्ग से आने जाने का भत्ता क्षतिपूर्ति भत्ता नहीं माना जाता है। क्षतिपूर्ति भत्ता नहीं माना जाता है। तो अल्फाबेट से देखिए, एज हो गई, अप्रेंटिस हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फिर कैडर हो गया, क्लास 4 हो गया, कंपल्सरी अलाउंस हो गया, अल्फाबेटिकली चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये दिमाग में देखिए, यहां जो सुनते हो आप, ये दिमाग में इतने फिट हो जाने चाहिए कि जब आप केवल इसका हेडिंग पढ़ो, मतलब थोड़े समय बाद में आपके पास ये होना चाहिए कि हेडिंग पढ़ते ही आपको ये सारी बातें अपने आप दिमाग में रिकॉल हो जानी चाहिए। अच्छा, इसका मतलब तो ये होता है, इससे ज्यादा पढ़ना ही नहीं है आपको। तो ये अब क्या है, पांच नियम हो गए, मतलब 5 आपने यहां पढ़े, तो उसको कितने 2 मिनट 3 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। और धीरे धीरे करते हुए ये मिनट कम होते जाएंगे आपके, जितना कोर्स बढ़ते जाएगा, ठीक है, उस हिसाब से अपन टाइम थोड़ा सा ज्यादा मान सकते हैं। लेकिन जैसे पहले आपको 2 घंटे लगेंगे, फिर 1 घंटा, फिर आधा घंटा, फिर 15 मिनट, 10 मिनट, तो आप बाद में चाहोगे तो आप इसको 2 पन्नों में, एग्जाम से पहले तो अपन वो प्रैक्टिस करेंगे कि 2 पन्नों में पूरी RSR जो है ना, बस वो हमारे सामने होगी, हम किसी को भी पूछे हम आंसर दे सकते। चलिए, थैंक यू।